दो एप्लीकेशन हम लोग गॉस लॉ का देख चुके बच्चे, ठीक है। एक एप्लीकेशन तुम्हारा देखे तुम्हारा जिसमें तुम्हारा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब तुम्हारा लाइन पर तुम्हारा क्या था, चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तुम्हारा इस पर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे थे गॉस लॉ से निकाल के, जिसके चारों तरफ तुम्हारा क्या बनाए थे, सिलेंडर बनाए थे बच्चे, याद है कि नहीं याद है। अच्छा, दूसरा वाला तुम्हारा इनफाइनाइट प्लेन शीट था बच्चा, ठीक है। इस तरह जो अभी सवाल दिए थे उसमें जो फिगर बना हुआ था, ठीक है, अरे ये वाला तुम्हारा प्लेन शीट था ना, बुझलिस कि ना बुझलिस, इसके कारण तुम्हारा निकाले। ये दूसरा एप्लीकेशन गॉस लॉ का, बोर्ड में पूछेगा तुम्हारा, ये 3 एप्लीकेशन है, उसमें से तीनों में से एक तो एप्लीकेशन पक्का आना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा हर साल पूछने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारा एक ना एक एप्लीकेशन पूछ देता है। मान लो ये साल वाला तुम्हारा दूसरा एप्लीकेशन पूछा तो अगले वाला में तीसरा एप्लीकेशन पूछ देगा, अगला साल वाला में पहला एप्लीकेशन पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। गॉस लॉ का स्टेटमेंट तुमको देना है, उसके बाद तुमको बोलेगा कि एक एप्लीकेशन ये वाला डिराइव करके बताइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे हम थर्ड वाला और लास्ट वाला बोर्ड के हिसाब से तुम्हारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन तो हालांकि और ज्यादा है, ठीक है, लेकिन तुमको बोर्ड के हिसाब से जो तुमको पढ़ना है जैक बोर्ड में, वो तुम्हारा ये है सेल वाला, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और सेल वाला क्या है तुम्हारा, वो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर कि स्फेयर जो होता है बच्चा, स्फेयर मतलब दो तरीके से डिवाइड होगा बच्चा, ठीक है। स्फेयर को देखो दो तरीके से। पहला वाला जो स्फेयर होगा तुम्हारा वो क्या होगा, पहला वाला स्फेयर जो होता है वो तुम्हारा सेल होता है, थिन सेल, थिन सेल बच्चा। थिन सेल कहने का मतलब है हॉलो होगा बच्चा, क्या होगा, हॉलो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हॉलो मतलब अंदर से खोखला बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा, ये थिन हॉलो जो होगा ये भी दो टाइप का तुम्हारा, एक तुम्हारा क्या होगा, कंडक्टिंग होगा बच्चा, क्या होगा, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब मेटालिक होगा, मेटल का बना हुआ मेटालिक होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बुझलिस कि ना बुझलिस। और एक तुम्हारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। नॉन कंडक्टिंग यानी तुम्हारा इंसुलेटर होगा बच्चा, या फिर इसी को हम लोग बाद में जो देखेंगे तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस। नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक और तुम्हारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। बोलो बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दूसरा वाला, ये पहला वाला तरीके का हो गया तुम्हारा थिन सेल या हॉलो वाला, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो थिन सेल हो गया और तुम्हारा इसमें थिन सेल यानी खाली वाला, अंदर जैसे गेंदा लिए, गेंदा का अंदर तुम्हारा पूरा खाली हुआ है, ठीक है। तो खाली वाला में तुम्हारा कंडक्टिंग वाला भी यानी मेटल का भी बना हुआ बॉल हो सकता है जो अंदर से खाली होगा। बात समझ में आ रहा है। और एक तो तुम्हारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। नॉन कंडक्टिंग होगा जैसे गेंदा वाला बोल, प्लास्टिक का बॉल है, अंदर से खोखला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग को जो खेलने वाला आता है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो इस तरह से तुम्हारा ये दो तरीका का हो गया। और देखो एक दूसरा तरीका यहां पर सॉलिड हो गया बच्चा, क्या हो गया, सॉलिड तुम्हारा, सॉलिड स्फेरिकल, सॉलिड स्फेयर बच्चा, ठीक है। अब सॉलिड भी दो तरह का होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा तुम्हारा सॉलिड में, इधर लिख देते बच्चा, ठीक है। तो सॉलिड में तुम्हारा दो तरीका का अगेन तुम्हारा एक कंडक्टिंग होगा और एक नॉन कंडक्टिंग होगा, ये वाला बच्चा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस। सॉलिड मतलब क्या हो गया, सॉलिड मतलब अंदर से खाली नहीं, खोखला नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, अंदर से पूरा भरा हुआ होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक। तो ये कंडक्टिंग यानी मेटालिक अगेन से होगा, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस। बताओ, एक नॉन कंडक्टिंग होगा बच्चा। अब देखो ये सब बताने का रीजन सर, देखो ध्यान से, होता क्या है कि तुम्हारा जब हम लोग चार्ज देते हैं ना बच्चा, स्फेयर है, ठीक है, जब भी तुम्हारा क्या देंगे, चार्ज देंगे, ठीक है। जब चार्ज देंगे तो तुम्हारा चार्ज जब कोई भी सेल को, कोई भी स्फेयर को देंगे, चाहे वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। इसमें अगर देता है चार्ज, ठीक है, हॉलो वाला में जो अंदर से खाली हो, चाहे मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, तो इसमें केस में क्या होगा तुम्हारा कि चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पर आ जाएगा बच्चा। इसका खूबसूरत क्या मतलब, क्या बोलते हैं, ब्यूटी क्या है कि तुम्हारा जब तुम्हारा अगर स्फेयर है और वो हॉलो है, चाहे वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, जब भी चार्ज देगा तो क्या हो जाएगा कि उसके सरफेस पर चार्ज आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस। दूसरा चीज, अब दूसरा चीज सॉलिड वाला में है तो अगर कंडक्टिंग है, ध्यान दो कि अगर कंडक्टिंग है तो सरफेस पर चार्ज आएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो पूरा वॉल्यूम में आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, पूरा वॉल्यूम मतलब बीच में भी हो सकता है। सॉलिड में बता रहे हैं तुम्हारा, इसमें तो तुम्हारा सरफेस पर आएगा जहां भी डालो, ठीक है। बात समझ में, स्फेरिकल सेल है। लेकिन इसमें सॉलिड वाला केस में अगर कंडक्टिंग है तो स्फेयर पर मतलब सरफेस पर आ जाएगा, और नॉन कंडक्टिंग है तो तुम्हारा पूरा वॉल्यूम में रहेगा बच्चा।
तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर खासियत क्या है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा जो होगा वो पूरा वॉल्यूम में होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम बच्चा, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा, सरफेस पर होगा बच्चा। ठीक, ये सब चीज नोट डाउन कर लो तुम्हारा। ठीक है, यहां पर लिख दे क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं स्टार करके। ठीक है, लिख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन spherical cell is on the surface but non-conducting solid sphere contains charge throughout its volume लिखेगा। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फेरिकल सेल एंड यहां पर लिख देगा तुम्हारा सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये तुम्हारा तीन केसेस में, इसमें हो गया कंडक्टिंग वाला में, और तुम्हारा थीन स्फेरिकल में कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग में, दो तीनों में होगा, लेकिन इसमें तुम्हारा थ्रू आउट वॉल्यूम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है तो लिख लो तुम्हारा बट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंटेन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, ये वाला चीज लिख लेगा। बुझ लिस कि ना बुझ लिस? चल देखो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थीन स्फेरिकल सेल के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बच्चा यूजिंग गॉस लॉ। बात समझ में आ रहा है ना? गॉस लॉ का यूज करके हम लोग थीन स्फेरिकल सेल पर तुम्हारा यूनिफॉर्म चार्ज बैठा हुआ रहेगा, और इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल अगर है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर तुम्हारा क्या होगा, हॉलो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या है तुम्हारा हॉलो, तुम्हारा थीन स्फेरिकल सेल है, मतलब थीन स्फेरिकल सेल को ही हॉलो सेल बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां पर लिखते हैं हम लोग कि कंसीडर अ थीन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब खाली, ठीक है। थीन स्फेरिकल सेल ऑन द surface of which Q charge is uniformly distributed and radius of the cell is capital R, बच्चा। देख लो, ये कैपिटल आर का तुम्हारा थीन स्फेरिकल सेल हम लोग कंसीडर किए बच्चा। अब यहां पर एक चीज देखना कि इस पर तुम्हारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल हो गया तुम्हारा, ठीक है। अंदर से तुम्हारा क्या होगा, खाली होगा बच्चा, और इस पर तुम्हारा क्या होगा, चार्ज सरफेस पर बैठाया होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर चार्ज बैठा है, इस सेल का तुम्हारा रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब यहां पर देखो, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा सरफेस पर, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? बताओ, कोई दिक्कत है यहां पर? तो इतना चीज तुम्हारा पहले ये चीज लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, हमको क्या करना है कि पी पॉइंट पर तुम्हारा क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि पी पॉइंट पर ही निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब जहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहां से गॉसियन सरफेस हमको बनाना पड़ेगा बच्चा, अगर गॉस लॉ यूज करना है। और गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल सेल है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा? उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गॉसियन स्फीयर बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? बताओ, कोई दिक्कत है?
बोलो, यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं लेट अ पॉइंट P at which electric field is to be calculated and draw a Gaussian sphere of radius small r and center as O। ठीक है, अब देखो यहां पर इस P पॉइंट से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मतलब P पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बच्चा। इससे हम लोग क्या यहां से ड्रॉ करना है हमको, क्या गॉसियन स्फीयर। तो ये देखो छोटा छोटा जो ये डॉटेड है इसको क्या बोल रहे हैं, गॉसियन स्फीयर बोल रहे हैं। और गॉसियन स्फीयर का तुम्हारा यहाँ पर ये रेडियस तुम्हारा हो गया किसका, थिन स्फेरिकल सेल का बच्चा। और ये वाला जो गॉसियन स्फीयर है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक बच्चा। यानी तुम्हारा ये इसका रेडियस कितना, स्मॉल आर माने, तो स्मॉल आर रेडियस है तुम्हारा गॉसियन स्फीयर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कैपिटल आर किसका हो गया, थिन स्फेरिकल सेल का हो गया बच्चा रेडियस। बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना अंतर है, बुझा रहा है नहीं बुझा रहा है? तो आर और कैपिटल आर में समझ में आ रहा है अंतर, बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझा रहा है ना इतना बात? बोलो कोई दिक्कत है बताओ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं ना। अब देखो यहां पर ध्यान देना तुम्हारा ये वाला, अच्छा यहां पर पहले में ही लिखना है, सॉरी यहां पर मेंशन नहीं किए। ये इसमें 3 केस बनेगा बच्चा, ठीक है, कि तुम्हारा जो पॉइंट P होगा, ठीक है, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, यहां पर थिन स्फेरिकल सेल है तो एक पॉइंट तुम्हारा अंदर हो सकता है जिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट तुम्हारा सरफेस पर होगा बच्चा और एक पॉइंट तुम्हारा कहां पर होगा, बोलो आउटसाइड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एट अ पॉइंट, यहां पर एट अ पॉइंट outside the cell बच्चा। और इसी को लिखते हैं R कैपिटल देन, मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो ये R जो डिस्टेंस होगा ये वाला R से बड़ा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पहला केस हो जाएगा बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक, कोई दिक्कत है बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, थिन स्फेरिकल सेल के बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चा। कोई दिक्कत है बताओ यहां पे? इतना नोट डाउन करो पहले, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चे? गॉस थ्योरम तुम्हारा E.ds को हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो था तुम्हारा गॉस लॉ, क्या कह रहा था, यही वाला तो था बच्चों। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहां E.ds cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से यहां पर ये थिन स्फेरिकल सेल हो गया बच्चा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर रेडियली आउटवर्ड होगा बच्चा। ठीक, तो P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखे तो ये ऐसे बाहर निकलेगा बच्चा। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या निकलता है तुम्हारा, रेडियली आउटवर्ड होता है बच्चा। तो P पॉइंट पर किधर डायरेक्शन होगा, इधर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस बताओ? अरे P पॉइंट पर तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, अगर P पॉइंट यहां पर लेते तो ऐसे होता बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो P पॉइंट पर तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड निकलेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। और एरिया वेक्टर हम बताए बच्चा, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है बच्चा। तो इस P पॉइंट पर तुम्हारा जो स्फीयर बना है गॉसियन स्फीयर, इस पॉइंट पर तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस बता? ये पता है ना, एरिया वेक्टर तुम्हारा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। तो E और ds का डायरेक्शन किधर होगा, सेम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, थीटा किसके बीच में एंगल था, तुम्हारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन था बच्चा, एंगल था। ठीक है, तो तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? तो यहां पर लिखेंगे कि E एंड
ds point along the same direction so थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बच्चों। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ds तुम्हारा cos 0 यहां पर बैठाएंगे बच्चा, तो तुम्हारा कितना है इधर लिख दिए q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1 हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, अरे 1 होगा, cos 0 1, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब यहां पर एक चीज देखना, तुम्हारा ई ds हो गया, ई तुम्हारा क्या हो जाएगा सेम होगा, क्यों ई सेम होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यहां पर गॉसियन स्फीयर जो होता है, क्या होता है गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर, जिसके हर एक पॉइंट पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगा सेम होगा बच्चा। तो यहां पर गॉसियन स्फीयर जो है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इस पॉइंट भी, इस पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी लेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, यानी कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा आर डिस्टेंस पर ले रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा ds और 1 बचेगा बच्चा, ठीक है, बुझलिए इसके नाम बुझलिए, कोई दिक्कत बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये क्लोज वाला लिखिए, बट यहां से देखो तो ds ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तुम्हारा किसका, ई वाला गॉसियन स्फीयर का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिए बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। ds इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर बच्चों, ठीक। अब यहां पर लिख देते हैं, इधर इस साइड लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो अच्छा ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ds, अरे ये छोटा छोटा एरिया एलिमेंट से बनेगा पूरा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर ds क्या हो जाएगा तुम्हारा, ds इज इक्वल टू तुम्हारा ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना कि ये रेडियस का तुम्हारा, ये गॉसियन स्फीयर का तुम्हारा हम लोग क्या कर रहे हैं एरिया ले रहे हैं बच्चा, ठीक है, बुझलिए इसके ना बुझलिए, कोई दिक्कत है। सो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या Q अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, ये 1 अपॉन लिख देते हैं इसको, Q अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, इसके कारण तुम्हारा थीन स्फेरिकल सेल पर होगा, मतलब थीन स्फेरिकल सेल के कारण तुम्हारा एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। और ये वाला एक्सप्रेशन याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। ये पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर तुम्हारा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता था, याद है। और वही थीन स्फेरिकल सेल के कारण तुम्हारा बाहरे ले रहे हैं, तो वो भी तुम्हारा सेम टू सेम मिल रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी चीज को लिखना है यहां पर, पहले इतना नोट डाउन करो फटाक से। देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, ये तुमको जाना पहचाना सा तुमको लग रहा है, मतलब जाना पहचाना क्या, यही वाला तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तुम्हारा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, एट अ डिस्टेंस r पर था बच्चा, याद है कि नहीं। तो यहां पर लिख सकता है विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, बुझलिस कि ना बुझलिस, स्मॉल r, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर देखो एक चीज देखना है यहां पर ध्यान से, कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, देखो तो यहां पर तुम्हारा चार्ज बैठा हुआ, ये कैपिटल R रेडियस के सरफेस पर यहां पर बैठा हुआ बच्चा, बात समझ में, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर बैठा हुआ। लेकिन तुम्हारा क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ये यहां पर देखो तो ये सेंटर से इस पॉइंट का दूरी कितना r, कि ये पूरा का पूरा चार्ज यहां पर बैठा हुआ है, तभी ना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना निकलेगा, r डिस्टेंस पर रहे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये थीन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर तुम्हारा बैठा हुआ है चार्ज,
लेकिन लग क्या रहा है कि ये कहीं पर कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एट द सेंटर ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यही चीज नोट में लिखना है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इज सच एज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये चीज नोट डाउन में तुम लोग करके लिख सकता है। बाकी तुम्हारा एक एप्लीकेशन में तुम्हारा जो मतलब एक पॉइंट बाहर दिए थे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। एक दूसरा वाला हम लोग देखेंगे कि सरफेस पर कितना होगा बच्चा, ठीक है? सरफेस पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो पहले ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये चीज लिख लो और एक चीज तुम्हारा बता दे, नोट पहले कर लो। देखने जा रहे हैं हम लोग बच्चा, जब तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है पी पॉइंट पर, ठीक है? उसको हम लोग कहां गए थे, पहले आउटसाइड वाला निकाले थे और आउटसाइड का वैल्यू कितना था, E इज इक्वल टू तुम्हारा कितना था बताओ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R स्क्वायर का बच्चा एट अ डिस्टेंस कितना R डिस्टेंस, यही वाला तो निकाले थे तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट यहां पर जो था अब इसको कहां शिफ्ट कर दे रहे हैं, P पर। P पर मतलब सॉरी इस पॉइंट सरफेस पर शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? यानी P पॉइंट को कहां ले जा रहे हैं, सरफेस पर, जो सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल है उस पर ले जा रहे हैं बच्चा, ठीक है? तो R जो डिस्टेंस तुम्हारा R था वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, R बराबर R हो जाएगा। ये R बराबर R होगा कि नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना? तो R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं यहां पर, देखो व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P is at the surface of cell, then या फिर that is करके लिखते हैं, that is R is equal to R। तब क्या होता है, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो R स्क्वायर है वो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अरे स्मॉल r जो है R डिस्टेंस पर ले रहे थे, P पॉइंट पर यहां पर ले रहे थे, वो R बराबर R हो जाएगा क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू तुम्हारा R डिस्टेंस को कहां शिफ्ट कर दिए, P पॉइंट पर, यानी मतलब सरफेस ऑफ द सेल पर, और सरफेस ऑफ द सेंटर से तुम्हारा R डिस्टेंस पर है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R की जगह पर तुम्हारा कितना लिख दिए, कैपिटल R लिख दिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा सरफेस पर होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3, उधर 2 नंबर इक्वेशन दिए हैं पता नहीं है, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया जाए। अच्छा यहां पर देख लो, हम लोग जान रहे हैं कि सरफेस पर जब चार्ज बैठाया होगा, ठीक है? तो यहां पर हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, क्या जानते हैं, सिग्मा जानते हैं बच्चा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते कि नहीं जानते? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल्सो यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है? अच्छा एरिया तुम्हारा सेल है बच्चा, तो सेल का एरिया यानी स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर होगा बच्चा। अच्छा कौन वाला है स्फेयर लेंगे, अच्छा यहां पर तुम्हारा पॉइंट ले आए हैं, मतलब सरफेस पर निकाल रहे हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पॉइंट P कहां पर है, सरफेस पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यानी गॉसियन सरफेस किस पर बनेगा, सरफेस पर ही बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? गॉसियन सरफेस जो यहां पर बनाते थे, डॉटेड करके बनाते थे ना बच्चा, यहां पर P पॉइंट होता था तब, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब गॉसियन सरफेस किससे पास होगा, स्फेरिकल सेल से ही पास होगा, उसी पर तुम्हारा ड्रॉ होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर जो तुम्हारा एरिया होगा वो स्फेरिकल सेल का लेंगे, ना कि गॉसियन सरफेस का लेंगे, मतलब गॉसियन सरफेस का ही लेंगे जो तुम्हारा इस पर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी 4 पाई R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और कौन वाला R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर बच्चा। कोई दिक्कत बोलो, समझ में आ रहा है? अरे सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता है? तो चार्ज कितना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसके ऊपर, और वो कितना है, Q ही तो है ना? तो Q अपॉन एरिया कितना हो गया, 4 पाई R स्क्वायर। दूसरा जगह तो नहीं ले जा रहे, सरफेस पर ही ले जा रहे, तो यही वाला सेल का तो एरिया होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? तो यहां से Q कितना निकलेगा बताओ, Q निकलेगा सिग्मा इनटू 4 पाई R स्क्वायर होगा। अब सो इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वेशन 3 बिकम्स, यहां से देखना इक्वेशन 3 तुम्हारा होने वाला है E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पर क्या बैठाएंगे, सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बैठाएंगे बच्चा, ठीक है? बुझलिस कि ना बुझलिस?
और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई कैंसल, तो बचेगा क्या, यहां से देख लो ई बराबर तुम्हारा क्या निकलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये वाला तुम्हारा ये चौथा इक्वेशन दे दो। अच्छा, ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यहां ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां पर निकालेंगे, ठीक है, एक सरफेस पर निकालेंगे और एक अंदर निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है? 3 जगह निकालेंगे, 3 केस बनेगा। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां होगा, बाहर होगा तुम्हारा आउटसाइड द सेल, एक तुम्हारा सेल पर होगा और एक इनसाइड द सेल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो तीनों केस में से क्या है कि दूसरा वाला केस, जब तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी सेल पर जब निकालेंगे, सेल पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रखेंगे, यानी पॉइंट पी रखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहां पर लिख सकता है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लिख सकता है 10 करके लिख देते हैं, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सेल इज मैक्सिमम ऑफ सेल इज मैक्सिमम। चलो लिखो। देखो थर्ड केस बच्चा, इसमें क्या है कि पहला हम लोग निकाले आउटसाइड जैसे, ठीक है, वहां पर पी पॉइंट को रखे थे, अब सेल पर निकाले थे। दूसरा वाला केस में जब पॉइंट पी को कहां रखे, सेल पर रखे, और तीसरा वाला केस देख रहे हैं क्या कि सेल के अंदर अब चल जा रहा, ठीक है, पॉइंट पी को कहां रखे, सेल के अंदर। अच्छा, ये कितना दूरी पर है, सेंटर से r' दूरी पर है, मतलब इसका जो यहां पर पी पॉइंट का जो दूरी होगा वो सेंटर से r' दूरी पर है। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उससे हमको क्या करना है, गॉसियन सरफेस तुम्हारा लेना होगा। यहाँ पर गॉसियन स्फीयर बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो वही सब चीज यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे लेट अ पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी इनसाइड द सेल at a distance r' from center of cell। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें आगे क्या करना है, गॉसियन सरफेस तुम्हारा क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r', ठीक है, उजलिस। अच्छा, रेडियस तुम्हारा कितना का हो गया, r' का हो गया। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चा, ये कैपिटल R होगा तुम्हारा, ये यहां तक। बात समझ में आया ना? ये कैपिटल R होगा ना, ये वाला पूरा सेल था, ठीक है, उजलिस कि ना बोलते। अच्छा, यहां से देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता था, E.ds तुम्हारा क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये Q जो चार्ज होता था, ये इंक्लोज्ड चार्ज होता था बाय द सरफेस, याद है कि नहीं? ये Q जो होता था ये इंक्लोज्ड चार्ज था बच्चा, कि सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देखो, गॉसियन सरफेस तुम्हारा कौन सा, ये बना है तुम्हारा रेडियस r' का बच्चा, ये डॉटेड वाला जो दिख रहा है गॉसियन सरफेस है, या गॉसियन सेल बोल सकता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, या गॉसियन स्फीयर बोल सकता है बच्चा, ऑफ रेडियस r'। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहां पर चार्ज कहां पर है तुम्हारा, ये पूरा सरफेस पर है बच्चा, क्या इस पर है तुम्हारा, इसके अंदर चार्ज कंटेन कर रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कंटेन कर रहा है। जहां पर गॉसियन स्फीयर बनाए हैं, गॉसियन स्फीयर अपने अंदर तुम्हारा चार्ज कंटेन कर रहा है, नहीं ना? अरे है क्या? अरे इस पर, इसका सरफेस पर है तुम्हारा, गॉसियन सेल के सरफेस पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज इसके अंदर तो नहीं है। जब तुम्हारा बाहर लिए थे तो गॉसियन स्फीयर तुम्हारा क्या कर रहा था, चार्ज कंटेन कर रहा था। जब यहां पर बाहर लिए थे बच्चा, तो ये वाला गॉसियन स्फीयर चार्ज कंटेन कर रहा था ना, इसके अंदर इंक्लोज था ये वाला चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो नहीं ना है। देख लो, ये गॉसियन स्फीयर जब इनसाइड पॉइंट लिए, तो क्या गॉसियन स्फीयर तुम्हारा कोई भी चार्ज इंक्लोज कर रहा है, इसके अंदर कोई भी चार्ज है? चार्ज तो तुम्हारा इस पर है ना बच्चा, बाहर वाला सेल पर है, इसके अंदर है क्या? चार्ज नहीं है, यानी चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर इज 0 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर लिखेंगे भाई चीज, हियर चार्ज
enclosed by Gaussian sphere या surface Q is equal to 0 बच्चा is 0 यहां पर लिख देते हैं is 0 that is Q is equal to 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सो E डॉट ds इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? Q अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या चाहिए होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विच मीन्स दैट E इज इक्वल टू 0। सो यहां पर लिख सकता है 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिन सेल इज 0। एक चीज लिखो फटाक से। देखो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, यहां पर तुम्हारा चार्ज जब सेल था, सेल क्या था? चार्ज था, ठीक। तो उसके कारण तुम्हारा क्या था? बाहर एक पॉइंट लिए थे, एक सरफेस पर लिए थे और एक इनसाइड लिए थे बच्चा। तो देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा था? बदल रहा था बच्चा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल रहा था, अलग अलग डिस्टेंसेस पर रख रहे थे। जब सेंटर जो है, मान लो यहां पर तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा सेल था बच्चा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज था इधर, ठीक है। उजले की ना मिलती, इस सेंटर से जब डिस्टेंस हम लोग चेंज कर रहे थे, यहां कर रहे थे, फिर यहां पर रख रहे थे, फिर यहां पर रख रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो वही चीज देख रहे हैं ग्राफ में, ठीक है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, चार्ज सेल से तुम्हारा डिस्टेंस के साथ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, ग्राफ में देखेंगे हम लोग बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब तुम्हारा क्या है कि व्हेन गॉसियन रेडियस क्या हो, व्हेन गॉसियन रेडियस R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। यानी जब बाहर, ठीक है, पॉइंट P कहां पर है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तब तुम्हारा क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? दूसरा केस देखो, जब तुम्हारा गॉसियन रेडियस जो है वो कितना है? गॉसियन रेडियस R इज इक्वल टू बराबर था, यानी सरफेस पर जब रख दिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रहा है? तब तुम्हारा इनका वैल्यू कितना था? बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख रहे थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चा, यही वाला था। अच्छा, ये वाला वैल्यू तुम्हारा क्या था? मैक्सिमम वैल्यू था बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू था, ठीक। अच्छा, थर्ड वाला केस में जब तुम्हारा क्या था कि व्हेन R तुम्हारा क्या हो जाए? लेस देन कैपिटल R हो जाए बच्चा, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताओ, E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इनसाइड द सेल, ये इनसाइड द सेल है, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 0 हो जाएगा बच्चा। तो ये तुम्हारा यहां पर ये सब सारा चीज है। अब देखो यहां पर ग्राफ में ध्यान देना कि तुम्हारा क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा 0 से लेकर R रेडियस, ये डिस्टेंस इधर प्लॉट कर रहे हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला तुम्हारा R डिस्टेंस है, R है तुम्हारा जो कैपिटल R का रेडियस जो है बच्चा, सेल का यहां तक तुम्हारा रेडियस था ना? यस सर। था कि नहीं था? बुझलिस? तो ये R डिस्टेंस है तुम्हारा, इसका रेडियस बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब R डिस्टेंस पर देखो, यहां पर इस पॉइंट पर तुम्हारा जब R डिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या है? यहां पर R इज इक्वल टू यहां पर क्या है? R है बच्चा, ठीक है। तब तुम्हारा क्या हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जा रहा है बच्चा, और इस मैक्सिमम वैल्यू का तुम्हारा वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद देखना, जैसे ही तुम्हारा क्या कर रहे हैं, ये सेल से बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? फील्ड तुम्हारा घटते जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, R स्क्वायर नीचे है, तो R जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये R जैसे बढ़ेगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो ये घटते जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला के इस तरह का ग्राफ बनता है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जैसे ही R इज इक्वल टू R से अंदर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में, इधर ग्राफ है क्या? नहीं ना, तो इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लिस कि ना बुझ लिस? तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड द सेल तुम्हारा 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू होगा, और तुम्हारा सरफेस से बाहर इसका जो वेरिएशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत है? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये चीज तुम यहां पर क्या कर सकता है, लिख सकता है बच्चा कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल is 0 at the surface it is maximum and vary inversely with distance का स्क्वायर बचा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट लिख लो, ये बात समझ में आ रहा होगा।